फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। कल हम लोगों ने जहां बातचीत खत्म की थी उससे आगे आज बातचीत करेंगे और पुस्तक वही होगी, मार्क्सवाद और आधुनिक हिंदी कविता। दिक्कत यह है कि जिसे कि मैं दिक्कत मानता हूं, मार्क्सवादी आलोचक इसे दिक्कत नहीं मानते, लेकिन मैं दिक्कत मानता हूं इसे। मार्क्सवादी आलोचना के साथ जुड़े हुए लोगों ने भारत में मूलतः 3 विषयों पर खासतौर पर कंसंट्रेट करके सैद्धांतिक तौर पर लिखा। उसमें पहला विषय था रूप और अंतर्वस्तु, दूसरा था आधार और अधरचना, साहित्य और विचारधारा। ये 3 विषय मूलतः मार्क्सवादी आलोचना के केंद्र में रहे और इन 3 विषयों के अलावा और कोई विषय आलोचना के केंद्र में नहीं आ पाया। और ये इस पूरे के पूरे हिंदी के मार्क्सवादी आलोचना विमर्श की जो सिद्धांत चर्चा है उसकी सबसे बड़ी सीमा है। इसके विपरीत भारत के बाहर जो मार्क्सवादी आलोचक हैं, उन लोगों ने मार्क्सवादी आलोचना के सिद्धांत पक्ष के अनेक पहलुओं पर विचार किया, अनेक जेनर पर विचार किया। और यहां जो पूरी की पूरी आलोचना है, मार्क्सवादी आलोचना, वो कविता केंद्रित है और थोड़ा बहुत उपन्यास पर चर्चा की गई है। बाकी कोई जेनर हिंदी की मार्क्सवादी आलोचना के केंद्र में नहीं है। आज जो हमने बातचीत के लिए अभी जो विषय चुना है, उसमें हमने जेनर के तौर पर त्रासदी को चुना है। कारण यह कि अपनी पुस्तक की भूमिका में मैंने इसका जिक्र किया था। पुस्तक में वे विषय हैं जिनकी मैंने आपसे चर्चा की है। मुझे लगता है मैंने उसमें भूमिका में 3 विषय चुने हैं जो कि जिन्हें मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। उसमें पहला है त्रासदी और त्रासदी के मार्क्सवादी मूल्यांकन से जुड़ा हुआ। दूसरा है भक्ति आंदोलन के मूल्यांकन से जुड़ा हुआ। और तीसरा विषय है नवजागरण के मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से जुड़ा हुआ। ये 3 विषय हैं जिन पर के कायदे से विभिन्न लेयर खोल के बात की जानी चाहिए थी, लेकिन संयोग की बात है कि जैसा कि पिछली बातचीत में मैंने आपसे शेयर किया कि रामविलास शर्मा के अलावा और कोई इस पर काम नहीं करता। और रामविलास शर्मा ने जो काम किया है वह बहुत सीमाबद्ध ढंग से काम किया है। उसमें वो भारतीय फलक, भारतीय चिंता वो रिफ्लेक्ट नहीं होती। आज हम लोग बहुत ही संक्षेप में जो 2-1 चीजें हैं काम की, उनकी मैं चर्चा आपसे करना चाहता हूं। वो ये कि जब हम त्रासदी के बारे में बातचीत करते हैं तो त्रासदी पर बातचीत करते समय सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि त्रासदी एज ए जेनर भारत में लिखा ही नहीं गया। प्राचीन काल में ट्रेजेडी के तौर पर जेनर वो यूनान में मिलता है, ग्रीक में मिलता है, इवन पश्चिम के देशों में भी मिलता है, लेकिन भारत में त्रासदी नहीं लिखी गई।
भारत में त्रासदी क्यों नहीं लिखी गई, ये अपने आप में एक विलक्षण चीज है। हां, यहां एपिक की शुरुआत त्रासदी देखकर जरूर हुई। ये क्रोंच जोड़े को प्यार करते हुए जब बहेलिया ने वध कर दिया उसका, तो उस वध से दुखी होकर एक उसमें से जोड़े में से एक दुखी थी और अपना दुख व्यक्त कर रही थी, तो उसके दुख को देखकर, उससे प्रभावित होकर वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। लेकिन वाल्मीकि रामायण की पूरी कृति को ट्रेजेडी की महाकृति में कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो हमारे यहां ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि ट्रेजेडी लिखी नहीं गई। ट्रेजेडी देखी जरूर गई है, लेकिन ट्रेजेडी को कथानक की विषय वस्तु बनाने में हम लोग असमर्थ रहे हैं। अब ट्रेजेडी नहीं लिखी गई है, तो फिर क्रांति का साहित्य और सामाजिक परिवर्तन का साहित्य जन्म कैसे लेगा? यूरोप में अरस्तु ने ट्रेजेडी पर विचार किया, ट्रेजेडी को देखा, दासों की जो दुर्दशा थी, जो उनका शोषण था, जो उत्पीड़न था, उसको देखा, उसको महसूस किया और पूरे के पूरे ट्रेजेडी पर एक सिद्धांत की रचना की और दासों की मुक्ति का घोषणा पत्र लिखा। हमारे यहां तो मतलब संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा, संस्कृत की आलोचना की परंपरा, भारतीय साहित्य की परंपरा को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि कभी कोई गुलाम भी था। हमारे यहां कभी कोई दास प्रथा भी थी, आपको यह एहसास नहीं होगा। और दास प्रथा थी तो उसके दास प्रथा के वजह से लोग किस तरह उत्पीड़ित और दुखी होते थे, आपको इसका एहसास नहीं होगा। तो हमारे यहां एपिक तो लिखे गए, लेकिन एपिक लिखते समय हमारे यहां जो सबसे बड़ी जो मजेदार घटना घटी वो ये कि हमारे यहां कामदी लिखी गई, ट्रेजेडी नहीं लिखी गई। एपिक लिखे गए और कामदी लिखी गई, लेकिन ट्रेजेडी नहीं लिखी गई। और ये डिबेट का हिस्सा रहा है। मार्क्सवादी आलोचकों के यहां डिबेट का हिस्सा रहा है। एक रचना है उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित को लेकर रामविलास शर्मा ने जरूर लिखा है कि उत्तर रामचरित का जो कथानक है वो ट्रेजेडी केंद्रित है। मैं बाद में चर्चा उसकी करूंगा, मैं वो है भी कि नहीं है। लेकिन इन जनरल भारत में कामदी का ट्रेंड है। एपिक में कामदी यहां डोमिनेट करती है और कामदी का जो डोमिनेशन है, इसको मार्क्सवादियों ने, स्वयं मार्क्स एंगल्स की ये चिंता के केंद्र में थी ये चीज। मजेदार बात यह है कि मार्क्स एंगल्स इसे ट्रेजेडी और ट्रेजेडी एज ए जेनर को अपनी आलोचना के केंद्र में लाते हैं और अपनी आलोचना के केंद्र में लाते समय फ्रेडरिक एंगल्स ने लासाल को एक पत्र लिखा और उस पत्र को लिखते समय उन्होंने ट्रेजेडी की परिभाषा दी। वो कहते हैं कि ट्रेजेडी कैसे घटित होती है? ऐतिहासिक दृष्टि से अनिवार्य तत्व और उसे अमल में उतारने की असंभाव्यता
के संघर्ष से त्रासदी जन्म लेती है। यानी सामाजिक अस्तित्व और सामाजिक चेतना के संबंधों की जो टकराहट है, वह टकराहट ट्रेजेडी को जन्म देती है। यह भी कह सकते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कि जो सामाजिक नियम है और जो सामाजिक तनाव है, इन दोनों को जब तक लेखक व्यक्त न करे, जब वह लेखक नियम और सामाजिक संबंधों के बीच में तनाव को व्यक्त करेगा, तो वह देख पाएगा कि त्रासदी कहां घट रही है। और यह त्रासदी हमेशा मूर्त चरित्रों के जरिए अपने को व्यक्त करती है, अमूर्त चरित्रों के जरिए व्यक्त नहीं करती। लेखक की ये चुनौती रही है, एंगल्स कहते हैं लासाल को लिखे हुए पत्र में, कि जो त्रासदी के नायक हैं वे असंगत और अंतर्विरोधपूर्ण सामाजिक परिस्थितियों को चुनौती देते हैं और वे ऐतिहासिक दृष्टि से अनिवार्य तत्व के वाहक होते हैं। किंतु जो उनके जमाने की जो स्थापित व्यवस्था है, उसकी जो संगठन शक्ति है, वह उसे यानी नायक को इन अंतर्विरोधों को अमल में लाने से रोकती है। एंगल्स ने यह भी लिखा कि त्रासदी के नायक जितनी भी एपिक रचनाएं हैं, खासतौर पर ट्रेजेडी की रचनाएं, उनके जो नायक हैं उनका अंत हमेशा त्रासद ही रहा है। वो ये भी कालांतर में रेमंड विलियम्स ने यह भी लिखा इस पूरे पहलू को विश्लेषित करते हुए कि आधुनिक युग में ट्रेजेडी संभव नहीं है। जो लोग हैं कि आधुनिक युग की जो हम लोग देखते रहते हैं ना घटनाएं, जहाँ के बहुत सारी तकलीफें, दुख, दर्द, बहुत सारी मतलब मर्मांतक मृत्यु, युद्ध, ये तमाम चीजें हैं। आधुनिक युग में ट्रेजेडी संभव नहीं है, ट्रेजेडी लिखना संभव नहीं है। त्रासदियां तो घट रही हैं, क्योंकि ये जो त्रासदी के जो नायक हैं, ये एक हिस्टोरिकल कंडीशन है जिसमें कि वे जन्म लेते हैं। और वो हिस्टोरिकल कंडीशन कौन सी है? वे एंशिएंट पीरियड की हिस्टोरिकल कंडीशन है। मध्यकाल में भी त्रासदी के नायक दिखाई नहीं देते। मध्यकाल में अगर त्रासदी हो रही थी तो एपिक लिखे नहीं गए। भारत में एपिक लिखना 6वीं शताब्दी में ही बंद हो गया था, लेकिन 6वीं शताब्दी तक जो एपिक लिखे गए, वे एपिक त्रासदी पर केंद्रित होकर नहीं लिखे गए। उनका विषय त्रासदी नहीं है। हमारे यहां सुखांत रचना एक फेवरेट एरिया रहा है। दुखांत रचना जो है वो हमारे यहां फेवरेट एरिया नहीं रहा है। एंगल्स ने जब ये बात लिखी तो एंगल्स एक पहलू की तरफ ध्यान खींच रहे थे, और वो पहलू क्या था? दो चीजें थी जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी, जो पैदा हुई थी। एक तो ये कि व्यक्तिगत संपत्ति का उदय हो चुका था, और व्यक्तिगत संपत्ति का जो उदय है वो समाज में अमिट शत्रुता को जन्म देता है। और यही वजह है कि प्राचीन युग का इतिहास हमेशा त्रासद इतिहास रहा है। ये कार्ल मार्क्स के शब्द हैं, क्योंकि प्राचीन काल में जब व्यक्तिगत संपत्ति ने जन्म लिया तो व्यक्तिगत संपत्ति ने अनंत त्रासदियों को पैदा किया। और ये वह एरिया है जहां से कि हमें प्राचीन काल के साहित्य को
देखना चाहिए कि प्राचीन काल के साहित्य में, खासतौर पर एपिकल साहित्य में, महाकाव्यात्मक जो साहित्य है उसमें त्रासदियां कैसे घट रही थी, जीवन है वहां त्रासदियां कैसे घट रही थी। मार्क्स ये भी कहते हैं कि प्राचीन काल में जो सभ्यता थी वो अपने को न्याय संगत समझती थी। दास प्रथा के जो मालिक थे वे ये मान के चलते थे वे जो भी कर रहे हैं वो न्यायपूर्ण समाज है, लेकिन वो न्यायपूर्ण समाज नहीं था। दासों के स्वामी उस जमाने में उदीयमान जो समाज था, और जो दास थे वे उदीयमान समाज के प्रतिनिधि थे। और समाज में दास, स्वामी और दास के बीच का संबंध वैसा ही हो सकता था। लेकिन परिस्थितियां क्या थी? परिस्थितियां थी व्यक्तिगत संपत्ति पर केंद्रित। व्यक्तिगत संपत्ति जहां पैदा हुई उसने एक नए किस्म के तनाव और एक अमिट तनाव जो कभी खत्म नहीं किया जा सकता, एक ऐसे तनाव को जन्म दिया। और इस तनाव की ब्यूटी क्या थी? इस तनाव की ब्यूटी यह थी कि जो सत्ता थी वह उभरते हुए संसार और उभरती हुई शक्तियों के दमन पर, वो न्याय पर आमादा नहीं थी। और यही वजह, मार्क्स कहते हैं कि यही वजह कि वो प्राचीन दास और दास स्वामियों पर केंद्रित जो व्यवस्था थी उसका पतन होता है, उसका ट्रेजिक अंत होता है। यही वजह है कि जो त्रासदियां यूनानी समाज में लिखी गई, उन त्रासदियों में हमेशा दासता के खिलाफ संघर्ष आपको दिखाई देगा। हमारे यहां त्रासदियों नंबर तो लिखी ही नहीं गई, और जो एपिक रचनाएं लिखी गई वहां दास प्रथा के खिलाफ में कोई संघर्ष नहीं है, बल्कि उल्टा है। उल्टा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं जिससे आप बात समझ सकें। आप संस्कृत के महाकाव्य उठाइए, और महाकाव्य में जो निचली जाति के पात्र हैं उनमें विदूषक एक पात्र है जो कि निचली जाति का हुआ करता था, और विदूषक को संस्कृत बोलने का हक नहीं है। विदूषक हमेशा देशज भाषा बोलता है, वो संस्कृत नहीं बोलता। वो संस्कृत भाषा से वंचित है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि लेखक उसे संस्कृत में बुलवा दे। मार्क्स एंगल्स दोनों ने इस बात पर ध्यान खींचा है कि ये जो पुराना जो दास समाज था ये दासता पर आधारित था, और इस दासता के केंद्र में निजी संपत्ति थी। और निजी संपत्ति के साथ साथ इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट था वो यह था कि यह निजी संपत्ति व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दमन करती थी, उसे कुचलती थी। और जब इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दमन होता था तो दास इसके खिलाफ संघर्ष करते थे, और यही वह जगह है जहां से कि ट्रेजेडी एपिक का जन्म हुआ। और ट्रेजेडी एक जेनर के तौर पर, एक विधा के तौर पर, महाकाव्य में एक फॉर्म के तौर पर उसका जन्म हुआ। यानी एक तरफ मिटती हुई व्यवस्था है, सभ्यता है, और दूसरी तरफ उभरती हुई सभ्यता है। दास जो थे वो उभरती हुई सभ्यता के प्रतिनिधि हुआ करते थे। और इसमें दासों की पराजय अनिवार्य थी, लेकिन दासों के मालिकों का अंत भी अनिवार्य था। लड़ाई होती थी, दास हारते थे। आज की डेट में भी व्यक्तिगत संपत्ति के सवालों पर और दूसरे जो मुक्ति के सवाल हैं, जो उत्पीड़ित लोग हैं उनके मुक्ति के सवालों पर जब संघर्ष होता है, मजदूर हमेशा स्ट्राइक हारते रहे हैं। लेकिन देश का विकास तभी हुआ जब मजदूर लड़ते रहे हैं। ये जितने कानून बने ये संघर्ष के जरिए ही बने, और उन संघर्षों में, अधिकतर संघर्षों में मजदूर हारे। औरतों के छोटे छोटे जुलूस होते हैं, कोई बहुत ताकतवर आंदोलन नहीं हुए औरतों के, लेकिन उन छोटे छोटे जुलूसों से, आंदोलनों से
जो एक फिजा बनी, उससे स्त्री लिबरेशन की फिजा बनी और स्त्री मुक्ति का एजेंडा फिक्स हुआ। तो जब आप इन गरीबों के, वंचितों के, दलितों के, स्त्रियों के, मजदूरों के, किसानों के जब छोटे छोटे जुलूस देखते हैं तो आपको लगता है कि अरे देखो ये मजदूरों की क्या छोटा सा जुलूस है, और देखो मोदी की रैली देखो, उसमें 10 लाख लोग, 5 लाख लोग, जब वो वीडियो से प्रसारण करते हैं तो उसे लाइक करने वाले 20 लाख लोग, 30 लाख लोग। हम में से अधिकतर लोग ये भूल जाते हैं कि इन वंचितों की लड़ाइयां दासों की लड़ाइयों की तरह, दास अगर न लड़े होते तो दास प्रथा का खात्मा न होता। दास लड़ते लड़ते मर गए, लेकिन उन्होंने मालिकों के जुल्म को एक्सेप्ट नहीं किया। और यह वह जगह है जहां से कि नए किस्म के दृष्टिकोण की शुरुआत होती है कि सामान्य जनता का, एक वंचित जनता के हिस्से का जब कोई जुलूस, समूह, आंदोलन, कोई प्रतिवाद शुरू होता है तो वह प्रतिवाद इसलिए शुरू होता है कि वह व्यवस्था के उस तंत्र को, उसके नियम को, उसके दबाव को वे अब मानने के लिए तैयार नहीं है, और वह प्रतिवाद, उसमें उनका हारना तय है, लेकिन यह भी तय है कि भविष्य में उन्हीं के पक्ष में चीजें निर्मित होंगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं जिससे आप समझ सकें। दिल्ली में ईव टीजिंग की घटना घटी दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में, और वहां से ईव टीजिंग के खिलाफ में लड़कियों ने आंदोलन शुरू किया, और वो आंदोलन इतना फैला कि अल्टीमेटली वो ईव टीजिंग के खिलाफ में पूरे देश में कानून बना के छोड़ा उसने। और जिस समय वो लड़कियां आंदोलन कर रही थी उस समय किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कानून बनेगा और इतना सख्त कानून बनेगा जिसमें कि लड़कियों को घूरना भी अपराध घोषित कर दिया जाएगा। तो जब ये जो वंचित समाज है, उत्पीड़ित समाज है, जब इसके आंदोलन होते हैं तो वे आंदोलन परिवर्तनों को जन्म देते हैं, वे समाज को बदलते हैं। त्रासदी के कॉन्सेप्ट पर विचार करते समय यह चीज बहुत जरूरी है ध्यान में रखने की। एक अन्य चीज जो कि बहुत ही ब्रीफ में मैं उसे शेयर करना चाहता हूं, ये कि त्रासदी के 3 ऐतिहासिक स्रोत हैं जो कि मार्क्स, एंगल्स और दूसरे मार्क्सवादियों ने जिसको के रेखांकित किया है। पहला, व्यक्तिगत संपत्ति पर आधारित समाज में निहित अनिवार्य अंतर्विरोध या मनुष्यों के शत्रुतापूर्ण संबंध। दूसरा, इतिहास स्थापित व्यवस्था और उदीयमान मूल्यों की टकराहट, जिसमें उदीयमान मूल्यों के वाहक व्यक्ति या चरित्र स्थापित व्यवस्था की संगठित शक्ति के मुकाबले अकेले हैं और इसलिए पराजित होने को आवश्यक हैं। थर्ड, स्वयं इस स्थापित सत्ता का पतन जो ऐतिहासिक विकास क्रम का अनिवार्य परिणाम है। जो त्रासदी जिनके साथ घट रही है, वे जब प्रतिवाद करते हैं तो सतह पर दिखाई देता है कि उनके साथ लोग नहीं हैं, बहुत कम लोग हैं। अब देखते हैं ना, मजदूर, किसान आए दिन जुलूस निकालते हैं तो वो थोड़े थोड़े हैं, और पूरे देश में दिखाई देता है कि वो थोड़े थोड़े जुलूस करते हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी कहीं नजर नहीं आती, बहुत ताकतवर पार्टी के तौर पर। लेकिन ये मजदूरों और किसानों के छोटे छोटे जुलूस, प्रतिवाद के जो आंदोलन है, ये प्रतिवाद के आंदोलन अंततः उन पहलुओं को रेखांकित करने में सफल हो जाते हैं जहां वे ले जाना चाहते हैं। और वे कहां ले जाना चाहते हैं? कि ये व्यवस्था बदलेगी। ये जो परिवर्तन की आकांक्षा, त्रासदी पर लिखी हुई रचनाओं ने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया, रचना और आलोचना और पाठक इनके बीच में, वो ये कि उसने परिवर्तन मूल्य बनाया। कोई मजदूर जब जुलूस निकालता है अपनी मांगों के लिए तो वह सिर्फ अपनी आर्थिक मांगों के लिए जुलूस नहीं निकालता। कोई स्त्री जब ईव टीजिंग के खिलाफ में, अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ में प्रतिवाद करती है तो वह सिर्फ अपने अन्याय के खिलाफ, अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ प्रतिवाद नहीं करती,
बल्कि वह परिवर्तन की आकांक्षा को, परिवर्तन के वैल्यूज को पुष्ट करने के लिए वह मैदान में उतरती है। और यह जो परिवर्तन का मूल्य है, यह सबसे मूल्यवान चीज है, जिसने कि पूरी की पूरी दास प्रथा को नष्ट कर दिया। कल्पना कीजिए कितना बड़ा एम्पायर था, गुलामों पर टिका हुआ था। गुलाम ना होते तो यूनान का एम्पायर ना होता, और गुलाम वो यूनान की कला और संस्कृति न रचते तो यूरोप में नवजागरण न होता, यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन न होता। ये कानून पास करने से क्रांति नहीं होती। कानून पास करने से आप तय कर दीजिए, ऑर्डर दे दीजिए, सब अदानी को, अंबानी को सब दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सारी संपत्ति दे दीजिए किसी को भी, लेकिन जनता अगर दमन उत्पीड़न का, अपने साथ भेदभाव का अगर विरोध करने के लिए उतर आई, और वह प्रतीकात्मक ही होता है हमेशा, तो आप तय मान लीजिए परिवर्तन होगा। एक आखिरी चीज इस पूरे प्रसंग में, वो ये कि एक बहुत ही जॉर्ज थॉमसन जो बहुत बड़े आलोचक थे, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू को इस ट्रेजेडी के संदर्भ में उद्घाटित किया, जो कि मार्क्स की नजर से भी ओझल था। वो पहलू क्या था कि जैसे मार्क्स एंगल्स दोनों ने ये व्यक्तिगत संपत्ति वाले प्रश्न को सामने रखा, तो जॉर्ज थॉमसन ने मुद्रा के चलन के स्वरूप को सामने रखा। प्राचीन काल में अरस्तु के जमाने में जब दास प्रथा थी, दासों का दमन था, उत्पीड़न था, जब त्रासदियां लिखी जा रही थी, तो उस समय व्यक्तिगत संपत्ति के अलावा एक और चीज थी, जो नई चीज पैदा हुई, वह थी मुद्रा। आधुनिक काल के संदर्भ में और शेक्सपियर और दूसरे लेखकों के संदर्भ में कार्ल मार्क्स ने कैपिटल में मुद्रा की भूमिका की चर्चा की, बहुत शानदार भूमिका की चर्चा की है। मुद्रा की क्या भूमिका थी? मुद्रा की आरंभ में भूमिका यह थी कि मुद्रा का जन्म हुआ था मनुष्य की विनिमय को सहज बनाने के लिए। मुद्रा का जन्म हुआ था कि वह मनुष्य की सेवा करेगी। लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि यह मामला उल्टा हो गया। हिस्टोरिकल प्रोसेस में जो मुद्रा मनुष्य की सेवा के लिए पैदा हुई थी, वह मुद्रा अब मनुष्य की, यानी वह दासी थी शुरू में, लेकिन हिस्टोरिकल प्रोसेस में मुद्रा ने इतनी शक्ति अर्जित कर ली कि अब मनुष्य उसका दास हो गया, और अब मनुष्य मुद्रा की सेवा करने लगा। तो जॉर्ज थॉमसन जब मुद्रा और ट्रेजेडी के बीच के रिलेशन की चर्चा करते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिसे वे उठाते हैं। त्रासदियों के घटने का एक जैसे कारण व्यक्तिगत संपत्ति और व्यक्तिगत संपत्ति से पैदा हुए अंतर्विरोध, उसी तरह दूसरा बड़ा कारण है मुद्रा का चलन, और मुद्रा के चलन के कारण जो मुद्रा और मनुष्य के बीच का जो रिश्ता है, इस रिश्ते में जो चेंज आया, यानी मुद्रा के चलन से भी त्रासदियां पैदा होती हैं। हम लोग साधारण सी घटना से जानते हैं, नोटबंदी से कैसे त्रासदी पैदा हुई। मुद्रा रोकी जाएगी तब त्रासदी होगी, और मुद्रा चलाई जाएगी तब भी त्रासदी होगी। तो मुद्रा और मनुष्य के बीच का रिलेशन कैसा होगा? मुद्रा और मनुष्य के बीच के रिलेशन को कैसे देखेंगे? जो नरेंद्र मोदी चीख चीख के कह रहे थे ना, नोटबंदी राष्ट्रीय
विकास के लिए है। बहुत पहले दास कैपिटल में कार्ल मार्क्स ने बहुत पहले लिखा था, शेक्सपियर और दूसरे लेखकों की आलोचना के क्रम में। वो त्रासदी की जनक है, मुद्रा त्रासदी की जनक है। और हम में से जितने लोग जिनके अंदर ये मनोदशा है, पैसा ही प्रधान है, मनुष्य प्रधान नहीं है। अरस्तु ने इसे रेखांकित किया था, सबसे पहले अरस्तु ने इसका ध्यान की तरफ ध्यान खींचा था, जिसको के जॉर्ज थॉमसन ने रेखांकित किया, अंडरलाइन किया। मुद्रा की भूमिका है मनुष्य की सेवा करने की, लेकिन हम सब लोगों की मनोदशा यह हो गई है, जिसने कि तमाम किस्म की त्रासदियों को जन्म दिया है, वो ये मुद्रा प्रधान है और मनुष्य सेकेंडरी है। मनुष्य का काम है मुद्रा की सेवा करना, मुद्रा हासिल करना, मुद्रा के लिए जीना और मुद्रा के लिए मरना। जी नहीं, जो गुलाम थे वे मुद्रा के लिए न जीते थे न मरते थे, वे अपने स्वत्व के लिए जीते थे और मरते थे। सवाल यह कि सामाजिक स्वत्व महत्वपूर्ण है या मुद्रा का स्वत्व महत्वपूर्ण है। तो हमने सामाजिक स्वत्व को गौड़ बना दिया, मनुष्य के अस्तित्व को और उससे जुड़े हुए सवालों को गौड़ बना दिया और मुद्रा को प्रधान बना दिया। तो मुद्रा जो हमारी सेवा के लिए बनी थी, अब हम मुद्रा की सेवा करने लगे। हम मुद्रा के संचालक थे, लेकिन कालांतर में मुद्रा मनुष्य की और समाज की संचालक शक्ति बन गई। जो दासी थी वो मालकिन हो गई और जो मालिक थे वो दास हो गए। मनुष्य मालिक था मुद्रा का। कैसा था वो दौर जब ये मुद्रा शुरू हुई थी? अरस्तु ने लिखा है, कोट, मुद्रा का मौलिक कार्य सामान्यतः विनिमय की प्रक्रिया को, क्रय विक्रय को सुविधापूर्ण बनाना था। किसान अपने सुअर के बच्चे को बाजार ले जाता है, इसे बेचता है और इस प्रकार प्राप्त पैसे से वह कपड़े खरीदता है। जब तक मुद्रा इस उद्देश्य तक सीमित रही, इसका प्रचलन लक्ष्य के लिए यानी तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में बना रहा। लेकिन कालांतर में इसका इस्तेमाल एक नए उद्देश्य यानी क्रय विक्रय के लिए होने लगा। व्यापारी सस्ता खरीदता है और महंगा बेचता है। वह कुछ वस्तुएं खरीदता है और उस पर ज्यादा कीमत रखकर उसे एक निश्चित लाभ पर बेच देता है। पैसे बनाना अपने आप में लक्ष्य हो गया और इस तरह एक बार लाभ होने पर वह उसे पुनः करता है, वही काम। अब इसने यानी ये जो पैसा बनाने की जो कला जो पैदा हुई मुद्रा के चलन के साथ, उसने धन की असीम आकांक्षा को जन्म दिया। तो ज्यादा से ज्यादा पैदा करो और ज्यादा से ज्यादा निवेश करो। तो ज्यादा से ज्यादा पैदा करना और ज्यादा से ज्यादा निवेश करना, 70 साल में क्या हुआ है? भारत के पूंजीपतियों ने ज्यादा से ज्यादा पैदा किया और ज्यादा से ज्यादा निवेश किया। सारी दुनिया के पूंजीपतियों ने ज्यादा से ज्यादा पैदा किया और ज्यादा से ज्यादा निवेश किया और अंत में असफल, सफल नहीं हुए। पूंजी बढ़ गई लेकिन पूंजीवादी समाज की दुर्दशा खत्म नहीं हुई। ना अमेरिका में हुई ना भारत में हुई। ज्यादा से ज्यादा पैदा करना, ज्यादा से ज्यादा निवेश करना, फिर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना, ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया अल्टीमेटली कैपिटलिस्ट क्लास को या उन वर्गों को जो इस पूंजी के मालिक हैं उनको अंततः असफल घोषित करती है। ये हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस यूनान का था, ये हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस अमेरिका का है, ये हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस भारत का है। पिछले 70 साल में बैंकों ने सब कुछ दिया, भारत सरकार ने बैंकों से कर्ज के जरिए सब कुछ दिया, पूंजीपतियों को दिया। पूंजीपतियों ने ज्यादा से ज्यादा निवेश किया और ज्यादा से ज्यादा मुनाफे कमाए, लेकिन इसके बावजूद वे सफल नहीं हुए। पूंजीवादी व्यवस्था सफल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि एक ही भूख थी, ज्यादा से ज्यादा कमाओ। और ज्यादा से ज्यादा कमाओ की भूख आज के साधारण आदमी की भूख में तब्दील कर दी गई और इसने उसे
पैसे का दास बना दिया है, मुद्रा का दास बना दिया है। वो मिदास की कहानी है ना, जो अरस्तू के जमाने की बहुत फेमस कहानी है। मिदास जो है सोने की खान का देश था, एक संपन्न देश था, मिदास उसका राजा था। उसे ये शक्ति प्राप्त थी कि वह जिस चीज को हाथ लगाता था, जैसे अभी अंबानी और अदानी को ये शक्ति प्राप्त है, वो जिस चीज को हाथ लगाते हैं उसे सोना में बदल देते हैं। अरस्तू ने लिखा है कि मिदास को ये खूबी थी मिदास की कि वो जिस चीज को हाथ लगाता था उसे वो सोने में, उस स्पर्श के साथ ही वो सोने में तब्दील हो जाती थी। और मिदास की ये इच्छा पूरी हुई और अंत में मिदास भूख से मर गया, अपने स्वर्ण के बीच भूख से मर गया। वो खाने को भी हाथ लगाता था तो वो भी सोना हो जाता था, लेकिन सोने से तो पेट नहीं भरता। ये जो अभी जो चल रहा है, ये जो मिदास का जो सपना पूरा करने की जो कोशिश चल रही है, ये कोशिश अल्टीमेटली वो मिदास की दशा को ही प्राप्त होंगे ये सारे लोग, ये तय है। हम रहें या ना रहें, आप रहें या ना रहें, लेकिन ये तय है कि जिस तरह से मिदास सोने के बीच में रहते हुए हर चीज सोने की थी, उसके हाथ से जो लगती थी वो सब चीज सोने में तब्दील हो जाती थी, लेकिन मिदास को खाना नहीं मिला, भूख से मर गया। ठीक वही अवस्था होगी। और यही वह चीज थी कि मुद्रा का चलन, मुद्रा के आने के बाद जो सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो मुद्रा का एक सामाजिक और नैतिक प्रभाव भी होता है। और इस मुद्रा के सामाजिक नैतिक प्रभाव की हम लोग चर्चा क्यों नहीं करते? हम सिर्फ उसके मुनाफे की चर्चा क्यों करते हैं? हम ये क्यों नहीं सोचते कि मुद्रा का कोई ऐसा प्रभाव भी हो सकता है कि मुद्रा अपने विरोधी की भूमिका भी अदा कर सकती है। मुद्रा का काम था सेवा करना, लेकिन अब मुद्रा का काम सेवा करना नहीं है। हमारे यहां ये जो एक सामान्य जो सेंस विकसित हुआ है, ज्यादा से ज्यादा कमाओ, जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ही ज्यादा सुखी रहेंगे, इसलिए पैसा कमाओ और इसके लिए जो कुछ करना है वो किया जाएगा। अल्टीमेटली इससे पैसा तो पैदा होता है, मनुष्यत्व का भाव, मानवीय मूल्य इससे नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप सब कुछ अब पैसे के लिए करते हैं, मनुष्य के लिए नहीं करते। और ट्रेजेडी का ये एक दूसरा बड़ा डायमेंशन था जिस पर के मार्क्सवादियों ने बड़े विस्तार से लिखा, विस्तार से विचार किया। तो त्रासदी पर बात करते समय दो चीजें खासतौर पर, व्यक्तिगत संपत्ति और मुद्रा का चलन और मुद्रा की भूमिका, मुद्रा के सामाजिक और नैतिक प्रभाव की भूमिका, इन दोनों चीजों पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि मुद्रा के चलन से, मुद्रा की भूमिका से, तमाम किस्म के संसाधनों को पूंजी में कन्वर्ट कर देने से, अभी पूंजी में कन्वर्ट कर देने की प्रक्रिया चल रही है ना, पूंजी को बांटने की प्रक्रिया चल रही है, पूंजीपतियों को और ज्यादा देने की प्रक्रिया चल रही है। मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, ज्यादा से ज्यादा पूंजी कमाओ, ज्यादा से ज्यादा पूंजी निवेश करो, ज्यादा से ज्यादा पूंजी की सेवा करो और बड़े से बड़े पूंजीपति बनो, तो अंत में तय है सामाजिक विकास नहीं होगा। सामाजिक विकास नहीं होगा। सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं छोटा सा, चाइना ने पूंजी का खेल जो 78-79 में शुरू किया और पूंजीवादी समाज में रूपांतरण किया, पूरे समाजवादी समाज का, उसके दुष्परिणाम अगर देखने हो आपको तो आप चले जाइए चाइना के जो इकोनॉमिक जोन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन,
वहां एक एक कमरे में 20-20, 25-25, 30-30 मजदूर रहते हैं। साल में कभी मजदूरों को छुट्टी नहीं मिलती। चाइना में वैभव पैदा किया गया, जिसको कि दिखाया जाता है ना चाइना का डेवलपमेंट। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने और पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई, तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के जो एडिटर इन चीफ थे, वो नेहरू के इकोनॉमिक एडवाइजर हुआ करते थे। नेहरू ने उनसे पूछा कि आप हमें बताइए कि हम विकास के लिए कौन सा रास्ता चुनें, क्या है हमारे सामने जो हम करें। तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के एडवाइजर ने, भी कृष्णराज नाम था उनका, उन्होंने कहा कि दो रास्ते हैं। एक रास्ता वो है जो चीन ने अडॉप्ट किया है, विकास माइनस डेमोक्रेसी, तेज गति से विकास, और दूसरा रास्ता है विकास प्लस डेमोक्रेसी, और विकास होगा धीमी गति से। तो नेहरू ने कहा कि हमें तेज गति से विकास का जो चाइनीज मॉडल है वो हमें पसंद नहीं है, हम इसे नहीं चुनेंगे। हम धीमी गति से विकास का मॉडल चुनेंगे और डेमोक्रेसी को बनाए रखेंगे। चाइना में सब कुछ है। चाइना के जो नए जो मॉडल, जिसमें कि कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट नए सिरे से शुरू किया गया डेंग के आने के बाद, उस मॉडल ने ऐसी चीजें घटित हुई हैं उसमें जो कि एकदम चौंकाने वाली हैं। पूंजी का जो उत्पादन और विकास है वो बिल्कुल चौंधिया देने वाला है। आज संघाई कॉर्पोरेशन बैंक दुनिया की सबसे ताकतवर बैंक है, उससे ताकतवर कोई नहीं है। लेकिन साधारण जनता के जीवन में त्रासदियों का अंत नहीं है, कष्टों का अंत नहीं है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि हम विकास करके, अमेरिका में भी विकास हुआ था ना, डेवलपमेंट, हैवी डेवलपमेंट हुआ ना, जो दिखाई दे रहा है अभी कि अमेरिका में गरीबों के लिए अस्पताल में घुसने के लिए जगह नहीं है। अमेरिका में कोई व्यवस्था नहीं है गरीबों के लिए। अमेरिका में एक बड़ी संख्या है जो कि हर शहर में गरीबों की है, कहीं 30%, कहीं 40%, कहीं 50%, कहीं 60%, कहीं 70-70, 80-80%, पूरा का पूरा राज्य ही गरीबों का है। सो पूंजी पैदा करो, निवेश करो, डेवलपमेंट करो। इसने जो पूंजी की एक कभी खत्म न होने वाली जो भूख पैदा की है और पूंजी के प्रति जो प्रेम पैदा किया, वह त्रासदियों का गोमुख है। हमारी नजर पूंजी पर नहीं, मनुष्य पर होनी चाहिए। दिक्कत क्या है कि अभी हमारी जो सरकार है वो खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, वो पूंजी के साथ अपने प्रेम को छिपाना नहीं चाहती और वो पूंजी को बहुत ही नेकेड फॉर्म में हमारे सामने रखना चाहती है। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि पूंजी का प्रेम, पूंजी के जरिए विकास का प्रेम कभी समाज के लिए फलदायी नहीं हुआ है। समाज का इससे विकास नहीं हुआ है। यहां पर भी नहीं होगा, चाइना में भी नहीं हुआ, यहां पर भी नहीं होगा, अमेरिका में भी नहीं हो पाया। जो त्रासदी पर बात करते समय व्यक्तिगत संपत्ति और मुद्रा की भूमिका, इन दो पहलुओं पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। इनके सामाजिक नैतिक प्रभाव क्या हो सकते हैं, इन पर नजर रखनी चाहिए, इन पर बात की जानी चाहिए। और यही वह जगह है जहां से कि परिवर्तन की आकांक्षा और परिवर्तन के मूल्य में आस्था हमारी बार बार दृढ़ होती है और समाज में परिवर्तन के लिए आंदोलन उठते हैं। और यही मार्क्सवादी दृष्टिकोण की सबसे बड़ी विशेषता है, जो कि इस पहलू को वह सामने लाती है। फिलहाल इतना ही, कल फिर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।